गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल गुरु स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या है हमारा? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम आपको मालूम ही होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्लास 8 के अगर इंग्लिश के बुक में देखेंगे तो लिटरेचर के बुक में एक लेसन है मिसाइल मैन का। मिसाइल मैन इन्हीं को कहा गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन इन्हीं कहा जाता है, यानी अब्दुल कलाम। इनकी जीवनी के बारे में दिया गया है, तो इस जीवनी से आप और हम बहुत सारी जो है शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, क्या शिक्षा ले सकते हैं? इनके परिश्रम से, ये बहुत गरीब परिवार से थे। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। बुक अपने पास रखिएगा सामने। मेरा जन्म मद्रास प्रांत अवैध जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक कस्बे में एक मध्यवर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास प्रांत में, जगह में जो कि अभी तमिलनाडु में है। वहाँ पे एक रामेश्वर नामक का एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ पर मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली में, वो भी मुस्लिम परिवार में का जन्म। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई और ना ही वे बहुत धनी व्यक्ति थे। मतलब कहने का मतलब है, औपचारिक का मतलब होता है मतलब कह सकते हैं क्योंकि कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी और वो ज़्यादा धनवान भी नहीं थे। आगे देखिए, शिक्षा नहीं हुई थी, ठीक है, इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता थी कि सच्ची भावना थी। यानी इसके बाद भी वो बुद्धिमान थे और उदारता की उनमें भावना थी। मेरी माँ अश्यमा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। यानी कहने का मतलब है कि उनकी पत्नी जो थी उनका साथ निभाती थी, अब्दुल कलाम के पिताजी का। मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता था कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। यानी वो रोज अपने परिवार से भी ज़्यादा भोजन बनाती थी और लोग वहाँ भोजन करने के लिए आते थे। और उनका परिवार जो था वो संयुक्त परिवार था, मतलब एक ज्वाइंट फैमिली था। आगे दिया आपका, मेरे माता पिता हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरे माता पिता को आदर्श दंपति के रूप में, यानी हमें जो था कह सकते हैं कि लोग बहुत अच्छा मानते थे हमारे पिता और माता को। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं लिखा है कि मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था। खानदान कहने का मतलब होता है उनके जो पूर्वज थे या उनके माता पिता, उनके दादाजी, वो खानदान में ही चले आते हैं। ठीक है, उनका बहुत मान सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुरी की पदवी भी दे डाली थी। यानी उन्हीं के एक वंशज को अंग्रेजों ने उस समय बहादुरी की पदवी दी थी। यानी वो बहुत बहादुर थे, इसलिए उनको कोई पदवी दी थी। मैं कई बच्चों में से एक था, मतलब मेरे यहाँ बहुत सारे भाई बहन थे और उनमें से मैं एक था। लंबे चौड़े व सुंदर, माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। ठीक है, यानी सुंदर था लेकिन मेरा जो हाइट था वो छोटा था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी मतलब कि जो दादा परदादा के ज़माने का जो घर था उसी में वो रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। 19वीं शताब्दी के मध्य कहने का मतलब कि 1850 से 1900 के बीच। रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा मकान। ठीक है, इनका घर जो था वो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था, चूना पत्थर और ईंट से बना। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। आडंबरहीन कहने का मतलब होता है बहुत सिंपल और सभी आवश्यक एवं विलासता की चीजों से दूर रहते थे। यानी अनावश्यक चीज जिनकी कोई जरूरत नहीं है। विलासता कहने का मतलब होता है कि नशा नहीं करते थे, इन सब चीजों से वो दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में और सरलता से उपलब्ध हो जाती थी। फिर भी
हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से, ठीक है। यानी मैं जानता तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अब आते यहाँ पे मेरी शिक्षा कैसे हुई। जब मैं बीएससी की पढ़ाई, बीएससी कहने का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, यानी साइंस से वो बीए कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। बीएससी की पढ़ाई सेंट जोसेफ से शुरू की, तब मुझे इसके अलावा किसी अन्य विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं पढ़ रहा था बीएससी में तो मुझे कोई और चीज़ें जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी, या मुझे और कुछ करने की कोई जिज्ञासा भी नहीं हो रही थी। ना ही मुझे विज्ञानों के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र छात्रों के लिए उपलब्ध व्यवसाय की या नौकरी की जानकारी थी, और ना ही ऐसा था कि विज्ञान से रिलेटेड जो स्टूडेंट थे उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बीएससी डिग्री पूरी करने के बाद ही मुझे अनुभव हुआ कि भौतिक विज्ञान के लिए मेरी रुचिकर नहीं है। यानी बीएससी जब मैंने डिग्री पूरा किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भौतिक विज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग का चुनाव करना चाहिए था, और ये चुनाव मैं बहुत पहले इंटरमीडिएट के तुरंत बाद कर सकता था। मैंने स्वयं से कहा, कभी ना होने से तो देर से होना भला है, और मद्रास इंस्टीट्यूट में प्रवेश पत्र के लिए प्रार्थना दे दी। यानी वो भौतिक विज्ञान में नहीं गया, वो इंजीनियरिंग में चले गए, और ऐसा करके वो चले गए कहाँ पे, मद्रास इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना दाखिला करने के लिए उसे दिया। मैं चुने हुए छात्रों की सूची में पहुंचने में सफल हुआ, पर इस प्रतिबाधित संस्था में प्रवेश पाने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी। यानी वहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता, लगभग 1000 रुपये। उस समय का 1000 रुपये बहुत होगा। मेरे पिता इतना पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। तब मेरी बहन जोहरा ने अपने जेवर गिरवी रखकर मेरी फीस की व्यवस्था की। यानी उनकी बहन ने अपने जेवर करने का मतलब क्या होता है, गहने, ज्वेलरी को उन्होंने क्या किया, गिरवी रख दिया सुनार के पास, और उससे पैसे लिए और उन्होंने फीस की व्यवस्था की। अब यहाँ दिया मेरी प्रेरणा, यानी किससे उनको सीख मिला, कैसे वो आगे बढ़े, वो दिया। जब मैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आया तो इसके पीछे मेरी 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा थी। वह हमारे स्कूल के अच्छे शिक्षकों में से एक थे। एक बार उन्होंने कक्षा में मुझसे पूछा कि पक्षी कैसे उड़ता है। मैं ये नहीं समझ पाया था और मैंने इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कक्षा के अन्य बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी अधिकांशतः इनकार ही कर दिया, लेकिन अय्यर जी विचलित नहीं हुए। विचलित कहने का मतलब कि वो घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, ठीक है। अगले दिन वे समुद्र के किनारे ले गए हमें। वहां पर कई प्रकार के पक्षी थे जो सागर किनारे उतर और उड़ रहे थे, आ रहे थे और उड़ रहे थे। तत्पश्चात यानी उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने समुद्री पक्षियों को इशारा किया जो 10 से 20 के झुंड में उड़ रहे थे। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रत्येक क्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर समझाया। यानी वहां दिखा रहे उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। हमने भी बड़ी बारीकी से पक्षियों के शरीर की बनावट के साथ उनके उड़ने का ढंग भी देखा। इस प्रकार हमने व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से यह सीखा कि कोई पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। इस घटना से मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य निर्धारित करूं। कहने का मतलब है कि जब उनके टीचर ने, उनके शिक्षक ने समुद्र के किनारे ले गए तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये कैसे उड़ते हैं। तब जाके हमने उनकी बातों को सुना और बहुत बारीकी सुना। फिर मैंने ये अवलोकन किया कि शरीर का बनावट कैसा है पक्षियों का, किस तरीके से वो उड़ पाते हैं, और तब जाके हमें ये हमारी रुचि जो है वो आगे बढ़ती चली। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अब्दुल कलाम जो थे वो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति, और वो कोई चीज़ें जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और जिस दिशा में उनका मन था उस दिशा की ओर चले गए, और उन्होंने उसमें वो बहुत सारी सफलताएं जो है वो पाई। इसका जो आपका क्वेश्चन आंसर है ये हम अगले वीडियो में, ठीक है, आपको हम बात करेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप
देखते रहिए। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स।